हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारा ये जो एनसीईआरटी का जो सीरीज है, ये एनसीईआरटी का सीरीज ये बहुत ही कामगार होगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, थ्योरी थ्योरी और प्लस उसके साथ प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी क्या करेंगे, हम लाएंगे। तो जिसमें हमारा एक स्टार्ट हो चुका है, और ये जो हमारा जो हिस्ट्री का क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट है। कौन सा? फ्रांस की क्रांति में ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके थे एक क्लास में, और इसके ऊपर जितना क्वेश्चंस बना था और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर चुके थे। अगर यहाँ पे आपका प्रैक्टिस छूट जाता है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सीधे डाउनलोड करेंगे, जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए चौपाल एडुस वर्ल्ड आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है हर एक चैप्टर का आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज जो टॉपिक हम आगे पढ़ते चलेंगे तो टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो ये जो स्पेशली जो सेशन रहेगा ये टीजीटी के लिए, यूपी टेट, आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्लास होगा ये उसके लिए बहुत ही फायदा करेगा। और ये जितने भी प्रैक्टिस सेट बनाया जाएगा तो पिछले साल के क्वेश्चन के आधार पे ही बनेगा। यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, थ्योरी देखेंगे, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे नहीं होता प्रैक्टिस सेट, उसके साथ साथ आपको जो है जैसे हर एक टॉपिक को आपको हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, आपको हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज, एक टॉपिक से कितना क्वेश्चंस, एक लाइन से क्वेश्चंस, जितना क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, वो क्वेश्चंस आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप सिंपली डाउनलोड करेंगे चौपाल एडुस वर्ल्ड पे जा करके और रजिस्टर करिए। इसके साथ साथ आपको यही सब्जेक्ट नहीं, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट वहां पे मिलेगा। तो हम पिछले क्लास में ये देख चुके थे, इस क्लास में हम बात करेंगे हम उसके आगे का हमारा जो टॉपिक है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। ये आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि जो 18वीं सदी था, 18th सेंचुरी की बात करेंगे। उस टाइम पे फ्रांस में कौन सा समाज था, सोसाइटी किस तरह का था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डेट से 1774 में बुर्बो राजवंश का जो लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। मतलब कि फ्रांस की गद्दी पे जब लुई 16वां बैठा, उस समय उसकी उम्र केवल कितने साल थी? 20 साल थी, और उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से हुआ था, मेरी एंटोनेट से उसकी शादी हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब उसका गद्दी संभालने का वक्त आया, गद्दी जब बैठा वो राजगद्दी संभाला, तो उस समय राजकोष पूरा, उसके पास कोई पैसा नहीं था, राजकोष एकदम खाली था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके। जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस की बात करेंगे, फ्रांस की इतने ज्यादा युद्ध हुआ था, उस युद्ध के चलते उसकी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं वो खत्म हो चुके थे। जो उसके संसाधन थी, वित्तीय संसाधन थे, क्या वो खत्म हो गया था युद्ध के चलते। बहुत समय से यहाँ पे युद्ध चल रहा था, उसकी वजह से वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। और ये राजा हैं तो जाहिर सी बात है शानो शौकत बना के रखेंगे, और इसके साथ साथ फिजूल खर्च भी जो है, फिजूल खर्च का भी जो बोझ उनको अलग से देना पड़ेगा। राजा हैं तो करना पड़ेगा ये सब। तो लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका से 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका के कितने उपनिवेशों को जो है ब्रिटेन से आजाद कराया था। तो याद रखेंगे 13 उपनिवेशों को। कितने? 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता किया था।
इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे, ये क्या है, लिवरे, जैसे अभी टाइम पे रुपया चलता है तो वहां पे फ्रांस के उस टाइम पे लिवरे, उसकी जो पैसा थी वो उस पैसा क्या नाम था, लिवरे था। तो लिवरे कितना, 10 अरब, 10 अरब लिवरे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया। यानी पहले से तो कर्ज था ही और कर्ज क्या हुआ, जुड़ गया। किसके वजह से, ये 13 उपनिवेशों को, इस 13 उपनिवेशों की वजह से, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। उस टाइम पे उसके पास जो है पहले से 2 अरब लिवरे का जो है ऑलरेडी कर्ज में था, ऑलरेडी पहले से कर्ज में था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज, कितना परसेंट, अब जो कर्ज देने वाला उससे लेगा 10%, किससे, राजा से, क्योंकि पहले से ऑलरेडी कर्ज लिए थे और कर्ज ले लिए हैं, अब 10% ब्याज मांग करने लगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज के चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। अब सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को, फ्रांसीसी सरकार को ये करना पड़ेगा कि जो उनका टैक्स है, टैक्स बढ़ा दे, उनके सेना के रख रखाव, राज दरबार की जो सरकारी कार्यालय है या विद्यालय विश्वविद्यालय को चलाने के लिए उनको पैसा तो चाहिए चाहिए। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एसेट्स में बटा था। जो 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो उस टाइम पे जो सोसाइटी था, समाज था, 3 एसेट्स में बटा हुआ था और केवल तीसरे एसेट के लोग जो जनसाधारण ही कर अदा करते थे। तो उस टाइम पे 3 एसेट्स में बटा हुआ था और तीसरे जो सबसे थर्ड एसेट के लोग थे वही सिर्फ टैक्स दिया करते थे। बाकी पहले एसेट्स और दूसरे एसेट्स में जो आते थे वो लोग टैक्स नहीं पे करते थे, वो लोग टैक्स नहीं भरते थे, सिर्फ तीसरे लोग टैक्स देते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। जो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का जो वर्ग में बांटा गया था उसका क्या एक पार्ट था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज के संस्थाओं के लिए होता है। अब इसमें एक चित्र है दूसरा, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% जो है किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। अब यहाँ पे देखेंगे समाज 3 एसेट्स में बटा हुआ था। अब 3 एसेट में सिर्फ जो है 90% क्या थे, किसान थे और जमीन का मालिक कोई और था। किसान तो थे लेकिन जमीन का मालिक कौन था, कोई और था। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों यानी कि जो सबसे ऊंचे वर्ग थे, कुलीनों, चर्च और तीसरे एसेट्स के अमीरों का अधिकार था। अब इसमें जो कुलीन थे और चर्च और तीसरे एसेट्स में उस समय भी कुछ अमीर थे, उनका अधिकार था, जमीन उनकी थी। प्रथम 2 एसेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म मतलब कि जन्म से अधिकार जो है प्राप्त था। यानी कि जो पहले पहला एसेट्स कुलीन वर्ग था और दूसरा पादरी वर्ग, तो इनको जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। यानी कि अगर राज्य को कर देना है तो सबसे पहले इनको जो है छूट, क्योंकि जन्म से अधिकार था कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग ये टैक्स राज्य को नहीं पे करते थे, क्योंकि इनको क्या था, जन्म से अधिकार ये प्राप्त था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी शामिल थे और ये जो कुलीन वर्ग था इसको कुछ विशेष अधिकार भी इसको मिला था। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी की घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। और ये जो किसान थे अपने स्वामी यानी कि जो जहाँ पे उनकी जमीन है तो उन स्वामी को सेवा करने के लिए, उनके खेतों में काम करने के लिए, सैन्य सेवाएं देने के लिए, ठीक है,
और सड़कों के निर्माण के लिए, ये सब उनके लिए क्या थे, बाध्य हुआ करते थे किसान। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा क्या था, टाइद। क्या है, टाइद। टाइद एक प्रकार का कर था। क्या था, एक प्रकार का कर। कौन सा, धार्मिक कर। और एक धार्मिक कर कौन लेते थे, किसानों से लेते थे चर्च। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, धार्मिक कर के नाम से के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे एसेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर, यानी कि एक और कर है टाइल, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कर, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। यानी कि एक प्रत्यक्ष कर और बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे तीसरे एसेट्स में। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। नमक के साथ साथ तंबाकू, नमक और तंबाकू और रोजाना उपभोग यानी कि रोजाना यूज करने वाली जो वस्तुएं थी, इस पे जो है इस पे भी टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अब राज्य का जो जितना वित्तीय, जितना फाइनेंशियल काम था, अब सब कौन करता था, जो तीसरे एसेट्स के वर्ग थे, यानी कि तीसरे वर्ग में जो आते थे लोग, उनके द्वारा ये सब कर दिए जाते थे। तो राज्य का ये सब राजपाट चलता था, और राजपाट शानो शौकत इनका होता था, और जो तीसरे वर्ग में लोग थे पिसाते थे वो। अब ये कुछ दो प्रकार का कर्ज है, याद रखेंगे, एक टाइथ और एक, ठीक है, टाइल और टाइथ, टाइल और टाइथ। अब देखिए लिब्रे, तो फ्रांस की एक मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। 1794 में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो लिब्रे था इसे कब समाप्त किया गया था, तो 1794 में। कब किया गया था, 1794 में। ये एक प्रकार का मुद्रा था फ्रांस का। एसेट्स, एस्टेट, एस्टेट का मतलब था क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, पादरी वर्ग, पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का एक समूह हुआ करता था, जो चर्च में जो काम करते थे, जिनको बोलते थे पादरी वर्ग। टाइद, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। कभी कभी पूछ देता है कि ये जो टाइद कर था, टाइद ये कैसे चुकाना पड़ता था, तो याद रखेंगे कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था टाइल। उसके बाद दूसरा कर था सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था, यानी कि एक कर तो सीधे राज्य को देते ही देते थे, उसके साथ साथ चर्च को भी कर इनको देना पड़ता था किसान को, टाइथ वाले कर के नाम से। अब इसमें जो है एसेट्स का जो समाज था कुछ ऐसे बटा हुआ था। पहले चर्च वाले लोग थे, यानी कि पादरी वर्ग, ये प्रथम एस्टेट थे। फिर द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग थे। फिर तीसरी एस्टेट में इसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन और मजदूर, नौकर, ये सब तीसरे एसेट में इतना लोग आते थे। बाकी दूसरे में सिर्फ एक लोग कुलीन और पहले में सिर्फ पादरी वर्ग। पादरी वर्ग प्रथम एस्टेट में आते थे। चलिए आगे देखेंगे, तो ये रहा कुछ, ये पहले जो पादरी हैं, ठीक है, पादरी ऐसे बैठे हुआ करते थे, कुलीन वर्ग ऐसे बैठे हुआ करते थे, और ये जो किसान है खेती करके इनके लिए सेवा भाव, आदर भाव, गुलामी की जंजीरों से बंधे हुए थे और इनके लिए सब कुछ करते थे। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। एक पोस्टर में बस यही बताया गया है, जो कुलीन व्यक्ति है ये क्या है, मकड़ा है, और किसान क्या है, मक्खी है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता है, ठीक है, यानी कि जितना दीजिए उतना क्या है, कम ही रहेगा। चलिए अब हम बात करेंगे जीने का संघर्ष। जीने का संघर्ष, कैसे वहां के लोग संघर्ष करते हैं जीने के लिए। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी। कितना, 2.3 करोड़। सन 1789 में, यानी कि 15 से
89 की बात करेंगे, ये बढ़कर कितना हो गया 2.5 से 2.8 करोड़ हो गया। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। अब यहाँ पे दिक्कत ये हुआ कि संख्या तो बढ़ा, 1715 से 1789 तक संख्या तो इसका बढ़ा, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ा। यहाँ पे जो मजदूर थे, मजदूर अपनी मजदूरी के अनुसार काम नहीं करते थे, ये जो मालिक होते थे वो तय करते थे कि कितना मजदूरी हम देंगे, उस हिसाब से ये काम करते थे। ये अपनी मजदूरी खुद तय नहीं करते थे। स्थितियां तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। अब संख्या उतना ही, फसल उतना ही होता था। दिक्कत तब होती थी जब कोई आपदा पड़ता था, सूखा पड़ गया चाहे ओले पड़ गए, तब वहां पे पैदावार क्या होती, पैदावार नहीं होती थी। तो जब पैदावार नहीं होगी तो जाहिर सी बात है लोग खाने बिना क्या होंगे, मरेंगे ही। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। अब इस तरह का जो जीविका संकट था ये बहुत ही आम था उस टाइम पे। लोगों को भी आदत सी हो गई थी कि जब खाना नहीं मिलेगा तो भूखे मरेंगे, भूखे रहेंगे, मिलेगा तो खाएंगे। और सामानों में इतने पावरोटी में, क्योंकि पावरोटी थी तो इतनी ज़्यादा वृद्धि, मतलब उसके वैल्यू इतना बढ़ा दो कि लोग खरीद ना पाए, तो ऐसे ही लोग मरेंगे। अब देखिए जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। देखिए अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए खराब फसल है, ठीक है, तो खराब फसल है तो जाहिर सी बात है अनाज की कमी होगी। अनाज क्या होगा, कम होगा, अनाज की कमी होगी, अनाज कम होगा। खराब फसल हो जाएगा तो अनाज मिलेगा नहीं, अनाज कम होगा। जब अनाज की कमी होगी तो उसका दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। दाम क्या होगा, बढ़ेगा। भाई अनाज की कमी होगी तो दाम क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे आज के टाइम पे, जैसे अभी तेल के दाम में अचानक से पता चला कि हाँ लॉकडाउन लगने वाला है, तो तेल के दाम में सुनेंगे इंक्रीज कर जाएगा। कुछ गैस के दाम भी क्या हुए, बढ़ गए। तो ऐसे ही होता है, उस टाइम में भी ऐसे रोजमर्रा का जो जीवन था उनका ऐसे ही चलता था, ठीक है। अब जब दाम बढ़ेंगे तो अब गरीब गुरबा पावरोटी नहीं खरीद पाएंगे। जब जाहिर सी बात है जब कोई दाम बढ़ जाएगा, पावरोटी कैसे खरीदेगा, कहाँ से लाएगा पैसा, क्योंकि मजदूरी भी क्या करते थे तो उनके अनुसार नहीं मिलता था, ठीक है। तो गरीब पावरोटी नहीं खरीद पाएंगे। जब नहीं खरीद पाएंगे तो जाहिर सी बात है भूखे क्या होंगे, मरेंगे। तो भूख से ही जब मरेंगे तो इनको हो जाएगा कुपोषण। क्या हो जाएगा, कुपोषण। जब खाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कुपोषण तो होगा ही, कुपोषण तो होगा ही। इनको खाना नहीं खाएंगे तो कुपोषण होगा ही। अब कुपोषण के साथ साथ इनको हो जाएगी, जब लोग मरेंगे तो क्या हो जाएगी, महामारी। महामारी फैलेगी। क्या होगी, महामारी फैलेगी, ठीक है, महामारी फैलेगी और गरीब लोग भूख से क्या होंगे, मरेंगे। तो एक्चुअल में सारा जो डिपेंड करता है सिर्फ किसके ऊपर, फसल के ऊपर। अगर फसल अच्छा रहा तो अनाज की कमी होगी नहीं, सबको जो है बराबर मिलेगा, दाम भी कम रहेगा, सारे लोग जो है आराम से खाएंगे, महामारी नहीं फैलेगी। महामारी फैलेगी तो वहाँ भी जब लोग भी मरेंगे, कुपोषण बिना खाए मरेंगे, और उसके बाद गरीब, यहाँ पे गरीब खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है। गरीब खरीद ही नहीं पाएगा तो पैसा नहीं है, तो ऐसे ही लोग क्या होंगे, मरेंगे। यहाँ से भी लोग मरेंगे, कुछ बिना खाए मरेंगे। जब बिना खाए मरेंगे तो महामारी फैलेगा। कुछ गरीब लोग खरीद नहीं पाएंगे, खरीद के खाने में तब भी लोग मरेंगे, तो मरना तय है। तो जब पूरा वो वाला डिपेंड था कि किस पे, फसल पे। फसल अच्छा हुआ तो यहाँ पे लोगों को अच्छा कई दिनों तक मिलता था भोजन, लेकिन जैसे दिक्कत होती जब फसल वहाँ पे खराब होता था तब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत सहनी पड़ती थी। आगे चलते हैं। अगला हमारा हेडिंग है कि उभरते मध्य वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की।
अब यहाँ पे इस टॉपिक में ये है कि जो मध्यम वर्ग थे, कुछ मध्यम वर्ग थे, कुछ मध्य वर्ग के जो विशेष अधिकार की सोचे हैं कि ये लोग, क्योंकि इनको लगा कि जो तीन एस्टेट हैं, चर्च और पादरी और कुलीन, इनको कुछ जन्म से विशेष अधिकार है। तो अब ये सोचे कि ये भी इंसान है और इंसान तो हम हैं, कुछ लोग में ऐसा आया और वही लोग मध्य वर्ग कहलाए और वही मध्य वर्ग आगे अपनी हक की लड़ाइयाँ लड़े। तो इनके दिमाग में आया कि जब इनको विशेष अधिकार है, किस लिए अधिकार है, इंसान तो भी हैं, इंसान हम भी हैं, तो हमको भी अधिकार दें या तो अधिकार विशेष अधिकार को खत्म कर दें। तो पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। इसके पहले भी बहुत सारे, ये आम उस टाइम पे आम था, कोई वो नहीं था फ्रांस में बढ़ते वाला था, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ना तो उसमें उनके समाज में कुछ बदलाव आएगा, ना ही उनके आर्थिक जीवन में बदलाव आएगा। कहाँ से आएगा, क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं था। किस साधन से वो अपने आज जीवन को बदलाव में लाए हो। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। अब ये जो नए कुछ शिक्षित वर्ग थे और जो समृद्ध थे, कुछ पैसे से मतलब पैसे थे और कुछ पढ़े लिखे थे, अब यही वर्ग सामने आते हैं और इसकी बीड़ा उठाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया और उसी 18th सेंचुरी में एक नया वर्ग आया और उसी को हम मध्यम वर्ग के नाम से जाने। और ये मध्यम वर्ग कौन था, जो कुछ समृद्ध थे और शिक्षित थे, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे, या तो इसको इंपोर्ट करते थे या समाज के समृद्ध लोग उसको क्या करते थे, खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। अब इसके साथ साथ अब कुछ प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी जुड़े। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका जो मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। अब ये पढ़े लिखे थे तो ये आवाज उठाएं कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से अधिकार नहीं देना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जाक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस जो है, ये लाइन याद रखिए, ये देखिए ये लाइन्स जो है, ये लाइन्स ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ है, ठीक है, कि जो स्वतंत्रता और समान नियम की बात किसने कहा था। ये रूसो के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन उसमें था तो रूसो के द्वारा किया गया था। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टीआरई 1 में क्वेश्चंस यहीं से उठाया है। अगर आप टीआरई 1 का अगर आपको पीवाईक्यू जा करके आप वहाँ पे देख सकते हैं जीएस का, उस जीएस में ये क्वेश्चंस जो है आपको एकदम मिलेगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेगा जाकर जीएस का। और ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सारे आपको सारे पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे चौपाल एडिशन पे विद एनालिसिस के साथ, ठीक है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक भी क्वेश्चंस जो है छूटे ना। चलिए, तो स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसर के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जाक रूसो, ठीक है, जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिक जो फिलासफर ने प्रस्तुत की थी अपने टू टीट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये उनकी क्या थी, पुस्तक थी। लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द
द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको जीएस के सेकंड इनिंग का सेकंड सीटिंग का जो पेपर हुआ था उसमें स्पष्ट यही वाला क्वेश्चन आया था कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये किसके द्वारा ये शब्द दिया गया था, और ये दिया गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। किसके द्वारा? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक इनकी एक पुस्तक है, उसी पुस्तक के द्वारा ये दिया गया था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो अभी हमारे यहाँ चलता है लेजिस्लेटिव जुडिशरी। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। कौन सी मॉडल की? इसी मॉडल की। ये जो बात कर रहे थे इसी मॉडल की बात। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउस व सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों के लोगों के बीच जोर से पढ़ाया जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गई। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो बीच में जाते थे और अनपढ़ों के बीच में जोर जोर से पढ़ा करते थे और राजा के करतूतों के बारे में लोगों को बताते थे, उसके प्रति भड़काते थे लोगों को, ताकि लोगों को भी जानकारी हो क्यों कर बढ़ा, किस लिए बढ़ा, लोग भी समझे राजा के बारे में। एक हमारे पास सोर्सेस है, इस सोर्सेस में भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो इसमें से देखते हैं। प्राचीन राजतंत्र में हुआ अनुभवों का वृत्तांत, यानी कि जो उस टाइम पे क्या अनुभव रहा उसका एक कहानी। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था, वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू तक नहीं था। मैंने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का जो विस्तृत वृत्तांत है लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प लगी थी कि सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति में से बिल्कुल भिन्न होती जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती हैं और उनसे बेहतर बर्ताव करता है, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। तो ये एक वृत्तांत थी जो उस टाइम के समाज में ऐसा घटित घटनाओं के आधार पे उन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो है क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो सेकंड टॉपिक हम बात करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इसके पहले जो टॉपिक हम किए हैं इस पे हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने। चलिए, तो अब हम उस टॉपिक पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। आप इस क्वेश्चंस में कितना सही कर लेते हैं इसमें आप देखिएगा।
अब इसमें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 1774 यानी कि 1774 में जब लुइस 16 राजगद्दी पर बैठा तो राजकोषीय खाली होने का सबसे दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा। अब ऑप्शन दिया गया है कि उसने ऑस्ट्रिया से युद्ध करने का निर्णय लिया, या फ्रांसीसी सरकार करदाताओं को 10% ब्याज देने पर मजबूर हो गई, या राजा ने अपने महल को बेचने का फैसला किया, या सेना को भंग कर दिया गया। तो इसमें आपको बताना है चारों ऑप्शन में कौन सा होगा कि 1774 में जब किंग 16वां राजगद्दी पर बैठा तो राजकोषीय खाली होने का सबसे दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा। तो ये पड़ा कि जो फ्रांसीसी सरकार कर्जदाताओं से 10% ब्याज देने पर मजबूर हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट हो जाएगा। आपको इसमें देखते चलना है कि आपका आंसर कितना सही होता है। जो आप थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी के आधार पे इसमें देखेंगे आप कितना इसमें से कर ले आते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि फ्रांसीसी समाज के तीसरे एस्टेट की संरचना के बारे में क्या सत्य है, क्या सही इसमें है। इसमें केवल गरीब किसान और मजदूर शामिल थे। यह पूरी तरह से अनपढ़ लोगों का समूह था। इसमें अमीर व्यवसायी, वकील और शिक्षित मध्यम वर्ग के साथ साथ गरीब किसान भी शामिल थे। इस एस्टेट के पास जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त था। क्या इसमें कौन सा सही होगा। देखिए जो तीसरा एस्टेट था, पहला पादरी का था, दूसरा कुलीन था और तीसरे में व्यवसायी लोग थे, वकील थे, शिक्षित मध्यम वर्ग के साथ साथ गरीब किसान भी उसमें शामिल थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सी सही होगा। सी क्या होगा, सी सही होगा। इसमें रेड कर देते हैं तो इसका ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू का सत्ता विभाजन का विचार किस देश के मॉडल से प्रेरित था। अब इसमें बताना है कि किस मॉडल के आधार पे जो मॉन्टेस्क्यू का एक बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉ, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये किसका कभी बुक देता है कि ये बुक किसने इसकी रचना की है, कौन लिखा है, तो ये भी ध्यान देंगे। अब उसमें जो इनको सत्ता का जो विभाजन किए थे मॉन्टेस्क्यू, ये कहाँ से लिए थे, रूस से लिए थे, या ब्रिटेन से आजाद हुए अमेरिका के 13 उपनिवेशों से लिए थे, या भारत का मुगल शासन से लिए थे, या ऑस्ट्रिया का राशन से लिए थे। तो इसमें स्पष्ट बताए थे कि उसमें लिखा था कि जो 13 उपनिवेश से, अमेरिका के 13 उपनिवेश जो ब्रिटेन से आजाद हुए अमेरिका के, वहां से इन्होंने सत्ता का विभाजन लिया था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चित्र 3 के प्रतीकात्मक अर्थ के अनुसार मकड़ी कुलीन को क्या करते हुए दिखाया गया है, यानी कि उसमें फोटो था जो दिखाए थे, एक गरीब किसान उसके लिए लेकर के आता है और एक आराम से चेयर पे बैठा हुआ है। वह किसान की मदद कर रहा है, वह अपनी उपज का हिस्सा गरीब को दे रहा है, वह किसान द्वारा लाए गए अनाज, फल और पैसे के बिना आभार के स्वीकार कर रहा है, या वह स्वयं खेती कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें ऑप्शन इसमें ये सही होगा कि वह किसान द्वारा लाए गए अनाज, फल और पैसे को बिना आभार के स्वीकार कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, सी इसमें क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखेंगे। 18वीं सदी के फ्रांस में जीविका संकट का सबसे घातक परिणाम क्या होता था, यानी कि सबसे घातक परिणाम इसमें क्या देखने को मिलता था। करों में भारी कमी आ जाना, महामारी का फैलना और मृतकों की संख्या में भारी वृद्धि होना, राजा का इस्तीफा देना, या नए उद्योगों की स्थापना होगा। इसमें कौन सा सही होगा आप बताइए। इसमें देखिए करों में भारी कमी, ये तो कमी नहीं, कर बढ़ जाता था। महामारी का फैलना और मृतकों की संख्या में भारी वृद्धि होना आप ये देखने को मिलता था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। टाइथ यानी कि इंग्लिश बोले तिथे नामक कर के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसमें बताना है कौन सा गलत है। यह चर्च द्वारा वसूला जाता था, यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, इसे तीसरे एस्टेट के सभी लोगों को देना पड़ता था, यह सीधे राज्य के खजानों में जमा किया जाता था। तो ये जो कर था ये सीधे राज्य के खजाना में जाता था, यानी कि डायरेक्ट कर था टाइथ। ठीक है, क्या था, डायरेक्ट।
टिथे क्या था, डायरेक्ट कर था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, डी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उभरते हुए मध्यम वर्ग के बारे में इनमें से कौन सा तर्क उनके दर्शन को दर्शाता है। समाज में हैसियत का आधार जन्म होना चाहिए, केवल व्यापारियों को ही शासन करने का हक है, स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज होना चाहिए। ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, स्वतंत्रता, समान, एक समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में किस सिद्धांत का खंडन किया है। लोकतंत्र का, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का, या चुनाव की प्रक्रिया का, या शिक्षा के अधिकार का। तो उन्होंने जो है जॉन लॉक के द्वारा इसमें कौन सा सही होगा, तो राजा के दैवी और निरंकुश अधिकार के विरुद्ध इनका जो है किताब था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, लिवरे के संदर्भ में क्या सही है। यह फ्रांस का एक प्रमुख सामंतीकर्ता कर नहीं था। यह फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। यह एक प्रकार का अनाज था, ये नहीं है। यह पेरिस के एक प्रसिद्ध महल का नाम नहीं। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्रोत यानी कि जो हम सोर्सेस बताए थे उस आधार पे आर्थर यंग के अनुसार फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था में गुलामों के प्रति बुरा व्यवहार क्या संकेत दे रहा था। फ्रांस में शांति बनी रहेगी, व्यवस्था ने शिक्षित लोगों को प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर दिया, शोषक वर्ग अपने ही विनाश के बीज बो रहा था जो दंगे के रूप में फूट सकता था, और किसान अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे। तो इसमें कौन सा सही होगा, देखिए फ्रांस में शांति बनी नहीं रहेगी, इससे व्यवस्था ने शिक्षित लोगों को प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर दिया था, शोषक वर्ग अपने ही विनाश के बीच बो रहा था जो दंगे के रूप में फूट सकता था और फूटा भी। आगे चल करके जब पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिला तो आगे चल करके दंगा पे उतरे ही सब लोग। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी ही का सही होगा। आगे देखेंगे, लुई 16वां किस राजवंश डायनेस्टी से संबंधित था। ट्यूडर, बुर्बो, हैब्सबर्ग। इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी, बुर्बो। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर किस वर्ष आसीन हुआ था, यानी कि किस वर्ष बैठा था। इसका आंसर कौन सा होगा, तो 1774। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजगद्दी पर बैठते समय लुई 16वां की उम्र क्या थी। तो उस टाइम पे कितने साल का था वो, 20 वर्ष का था। 20 साल में इसकी शादी हो गई थी। यहाँ पढ़ते पढ़ते 40 साल हो जा रहा है। लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था, तो वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, अब ऑस्ट्रिया इस टाइम पे यहाँ बताना इसकी राजधानी क्या होगी। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। चलिए आगे देखेंगे, फ्रांस ने अमेरिका के कितने उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद करने में सहायता दी थी, तो 13। आगे देखेंगे, लिब्रे क्या था। लिब्रे एक प्रकार का क्या था, पैसा था, मुद्रा था। फ्रांस की क्या थी, मुद्रा थी, जो 1794 में क्या हो गई, बंद हो गई थी, क्लोज हो गया था। आगे देखेंगे, सरकार के कर्जदाताओं ने अब कितने प्रतिशत ब्याज की मांग शुरू कर दी, जब कर्ज पहले ही से 10 अरब लिब्रे था। ठीक है, 10 अरब लिब्रे लेने के बाद इनके जो कर्जदाता थे 10% का मांग करने लगे कि अब जो है आपको 10% देना पड़ेगा कर्ज। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा इसमें। चलिए आगे देखेंगे, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने एसेट्स में बटा हुआ था, तो 3 एसेट्स में बटा हुआ था। पहला एसेट कौन सा था, तो पहला चर्च लोग थे, पादरी। दूसरा हमारा था कुलीन, ठीक है, दूसरा कौन था, कुलीन। और तीसरे में सब आते थे, किसान आते थे, गरीब आते थे, अमीर थोड़ा आते थे, पैसे वाले आते थे, वकील आते थे, ठीक है, शिक्षित लोग आते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी समाज के कौन से एस्टेट के लोग कर अदा करते थे, यानी कि जो तीसरे एस्टेट के लोग थे यही कर अदा करते थे।
ठीक है। और कर आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा वो 2 कर है जो ये अदा करते थे, ठीक है, बताइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन राजतंत्र, ओल्ड रेगमी इसको बोलते हैं, प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः किन संस्थाओं के लिए होता है, 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज के लिए, या 1791 के बाद के समाज के लिए, नेपोलियन के काल के लिए, या औद्योगिक क्रांति के लिए। किस प्राचीन राजतंत्र था, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज के लिए होता था। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही, ये बताए भी थे। ये आगे देखेंगे। पूरी आबादी में लगभग कितने प्रतिशत किसान थे, पूरी आबादी में 90% क्या थे, किसान ही थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। लगभग 60% जमीन पर किसान अधिकार था, किसान का अधिकार था, केवल किसानों का, अच्छा किसका अधिकार था, 60%। तो 60% जमीन पर किसका अधिकार था, केवल किसानों का, क्वीन चर्च और तीसरे एसेट के अमीरों का, केवल राजा का, विदेशी व्यापारियों का। कुरिनो, चर्च और तीसरे एसेट्स के अमीरों का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। किन 2 एसेट्स के लोगों को जन्मना यानी कि जन्म से, बाय बर्थ, विशेष अधिकार प्राप्त था, तो पहले और दूसरे, प्रथम और तृतीय गलत, दूसरा तीसरा गलत, प्रथम और द्वितीय। ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट हो जाएगा। जन्म से इनको विशेष अधिकार था कि कर नहीं देना है। चर्च द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर, धार्मिक कर चर्च के द्वारा कौन सा चर्च कर था, तो ये था टाइद। कौन सा, टाइद। ये जगह ऑप्शन नंबर क्या था, सी से हो जाएगा। अब आगे चलेंगे। राज्य को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष कर, राज्य को डायरेक्ट जो कर देते थे, डायरेक्ट टैक्स, ये कौन सा था, तो ये इसका हो जाएगा सी, बी इज द राइट, टाइल। जो टाइल था, टाइल यानी कि डायरेक्ट, टाइल था डायरेक्ट कर, सीधे राज्य को देते थे। और जो टाइड था, टाइड टित्थे जिसको बोलते हैं, ये इसको देते थे, किसको, ये चर्च को देते थे, पादरी लोगों को देते थे। अपने जो अब उपज का 10वां हिस्सा उनको देना पड़ता था। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ से बढ़कर के 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फ्रांस के अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य जो स्टेपल फूड क्या था, पावरोटी था, ब्रेड खाते थे, और जब फसल नहीं होता था तो भूखे मरते थे। चलिए आगे देखेंगे। 18वीं सदी में किस नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, ये पादरी वर्ग, मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग, कौन सा, ये हुआ मध्यम वर्ग। कुछ मध्यम वर्ग आए जो पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, उन्होंने आए आगे बढ़े। टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इसके लेखक बताना है कि कौन है। चलिए इसके लेखक है जॉन लॉक, जॉन लॉक याद रखेंगे, जॉन लॉक। टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी इज द राइट। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सत्ता विभाजन की बात किसने की थी, किसके द्वारा किया गया था, तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। किसके द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका जो है आप क्यूज के फॉर्म में आप हमारा ऐप कौन सा है, चौपाल एडुसवर्ल्ड, चौपाल एडुसवर्ल्ड, इस पे जाएंगे आप, डाउनलोड करेंगे तो ये सारा क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट जो आपको मिल जाएंगे, हिस्ट्री हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर पॉलिटी हो गया, सारा आपको एकदम ऐसे ही टॉपिक वाइज उस पर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्यूज के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगले फिर क्लास में मिलेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक, एक एक टॉपिक से हम देखते चलेंगे, और उस टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकता है और एग्जाम में 100% आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% एग्जाम में आएगा। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिला है, उसी आधार पे हम इसको कैटेगराइज किए हैं, बनाए भी हैं। 30 में से अगर क्वेश्चन मान लीजिए 30 में 30 नहीं आता है, 30 क्वेश्चन का है, 10 क्वेश्चन का है, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके बाहर जाने वाला नहीं है।
क्योंकि सारे एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बन के आते हैं, चाहे आप भारत का किसी भी एग्जाम दे लीजिए। तो इसी एनसीईआरटी को हम एक सीरीज के माध्यम से सारे एक एक पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे फ्री आप टेस्ट हम देंगे। फ्री टेस्ट आपको जो है फ्री टेस्ट देंगे, फ्री टेस्ट हमारे ऐप पे मिलेगा आपको। ऐप पे आपको पूरा फ्री आप टेस्ट है, आप किसी भी सब्जेक्ट का वहाँ पे आप जाकर के टेस्ट अपना देख सकते हैं, अपना आकलन खुद कर सकते हैं कि हम कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको पूरा लेक्चर मिलेगा, आप वहाँ पे अगर कुछ आपकी कमियां हैं तो वहाँ पे लेक्चर से देख करके आप कमियों को भी अपनी सुधार सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।